जो वैश्विक युद्ध चल रहा है उससे भारत कितना प्रभावित है, उनसे हम कैसे निपटेंगे। विपक्ष को हमारे साथ रहना चाहिए। दशकों पुराने हैं, कोई ईरान से हमारे नए संबंध नहीं है। ये तो हमारे नए नए संबंध अमेरिका से बने हैं और उन्हीं का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का जो प्यार मिल रहा है उससे हम गदगद हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और इसी तरह से कड़वे, मीठे और सच्चे सुझाव देते रहिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हम और आगे बढ़ के जो मुद्दे हैं उनको उठा सकें और आप तक पहुंचा सकें। ये हौसला अफजाई तभी होगा जब दर्शक हमारा साथ देंगे। जी बिल्कुल। सर, दर्शक हमारा साथ तो दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी देंगे क्या, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि मोदी जी तो हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज देखते हुए फोटोशूट करवा रहे हैं और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां उसको भी देख रहे हैं और बाहर से जो हिंदुस्तान की बेइज्जती की जा रही है उसको भी देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी अपनी धुन में मस्त हैं। मतलब इस देश को संभाल कौन रहा है, चला कौन रहा है? देखिए, देश जो है वो अपने आप चल रहा, ऑटो पायलट पे है देश। जैसे अगर आप इसको सोचें कि जैसे एक जहाज होता है, वो दिल्ली से मुंबई जाना है जहाज को, तो पायलट उसको ऊपर चढ़ा के फिर छोड़ देता है ऑटो पायलट पे डाल के, और जहाज में बैठा हुआ जो पायलट होता है वो कभी कभी झपकी ले लेता है और जहाज अपने आप चलता रहता है। तो ये जो उसी तरह से देश जो है ऑटो पायलट पे डला हुआ है वो चल रहा है और उसका एग्जाम्पल है आपके सामने। उसके सामने चीजें दिखाई दे रही। जहां वैश्विक इतनी बड़ी समस्या है, दुनिया में युद्ध चल रहा है और उससे हम प्रभावित हैं, दिख रहे हैं। अगर हम कच्चे तेल की बात करें, दूसरे चीजों की बात करें, तो भारत बहुत बुरे तरीके से उन चीजों से फिलहाल प्रभावित है, लेकिन वो चीजें अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। हल्की सी झलक दिखी थी नोएडा में, लेकिन अगर आप ये जो असली झलक है वो दिखाई देगी आपको 29 के बाद, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी। और आप देखिए कि भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, वो वेस्ट बंगाल के प्रवास पे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं और राजनीतिक सरोकार कर रहे हैं। तो वहां पे क्या है कि किसी भी तरह से उनको वेस्ट बंगाल की सरकार बनानी है, ममता बनर्जी को बाहर निकालना है और वहां खुद काबिज होना है। क्योंकि मोदी जी अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं देश में। तो अश्वमेध यज्ञ तो तभी होगा जब सारा राजपाट आपके हाथ में होगा और आप सम्राट होंगे। तो मोदी जी सम्राट बनने की तरफ अग्रसर हैं और वो सम्राट तभी बन पाएंगे जब अंतिम बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश वो जीत लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा वो तो हम और आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो गदाधारी भीम बैठे हैं सोटा लेके, उससे मोदी जी कैसे निपटेंगे? क्योंकि बाहर वालों से तो आप निपट सकते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो लालू हो, लेकिन जो अंदर सोटे वाले बाबा बैठे हैं उनसे आप कैसे निपटेंगे? ये बड़ी चुनौती मोदी जी के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के लिए भी है। तो ठीक है, आप आ जाते हैं अभी 29 तारीख के बाद यूपी में। तो यूपी में जो महासंग्राम चलेगा तब मजा आएगा और तब हम देखेंगे। ये तो हो गया भारतीय जनता पार्टी का सियासी मामला। लेकिन अगर हम ये देखें, दुनिया में जिस प्रकार से युद्ध की आठ है, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है जो अभी तक थमा नहीं है। अमेरिका समय समय पे जिस प्रकार से हमें बेइज्जत करने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहा है। एक बेहुदा व्यक्ति राष्ट्रपति बना हुआ है अमेरिका का, वो रोज हमें बेइज्जत करने का काम करता है। पता नहीं उसको रात को सपना आता है कि कल भारत के विषय में क्या कहना है। आपने देखा कि पिछले दिनों जो है स्वर्ग तो छोड़िए, स्वर्ग तो कभी कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा था चुनाव में कि भाई अब की बार ट्रंप सरकार, अब वो नरक का द्वार बता रहे हैं। तो नरक का द्वार अगर भारत है तो जो वो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, वो भी तो उस नरक में से ही निकले हैं। और वो भी तो उसी नरक में से निकले हैं जिनको आप कह रहे हैं कि लैपटॉप गैंग है,
और लैपटॉप गैंग वहां चल रहा है अमेरिका में, और वो तो अमेरिका को चलाने का काम ही भारतीय इंजीनियर कर रहे हैं। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आपके व्यापारी हो, चाहे वो आपके जो आपका पूरा बैंकिंग का सिस्टम देखते हैं, फाइनेंस का सिस्टम देखते हैं, चाहे वो लोग हों, उनमें तो अधिकतर भारतीय हैं। तो अगर वो नरक के द्वार से निकले हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो इस प्रकार के बेहुदे व्यक्ति के इस प्रकार के बयान आना और भारत सरकार का उस पर कोई जवाब भी ना दे पाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हम पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या सोचा है, वैश्विक समस्या हमें कितना प्रभावित कर रही है, भारत उससे अछूता है कि नहीं है, हम क्या इस पे कोई डिबेट कर रहे हैं? क्या इस पे कोई सर्वदलीय मीटिंग हो रही है कि जो वैश्विक युद्ध चल रहा है उससे भारत कितना प्रभावित है, और जो दिक्कतें हैं या होने वाली हैं, जो आगे समस्याएं आएंगी, उनसे हम कैसे निपटेंगे? विपक्ष को हमारे साथ रहना चाहिए। राष्ट्र का मामला है, ये किसी एक सियासी दल का मामला नहीं है। क्या इसकी भी रणनीति पे कोई विचार विमर्श मोदी जी कर रहे हैं क्या? ये बहुत अच्छा, सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इन सवालों के जवाब हमें शायद 29 तारीख के बाद ही मिलें। जी। ट्रंप ने कुछ कहा तो मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और डंके की वजह से ही तो ईरान की एम्बेसी उसको जवाब दे रही है। हमारे अधिकारी नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नेता नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ईरान की एम्बेसी दे तो रही है। अब इससे ज्यादा डंका और क्या बजेगा? नहीं, देखिए, ईरान जिस प्रकार से संयम के साथ भारत के साथ खड़ा है और भारत का साथ दे रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की मजबूरी समझ रहा है और भारत के हालात भी वो जानता है। इसीलिए ईरान का कोई अभी तक रिएक्शन इस तरह का नहीं आया है कि भारत को गर्दन झुकाना पड़े या भारत को अपमानित होना पड़े। भारत का सम्मान हमेशा ईरान ने किया, और ईरान से हमारे संबंध दशकों पुराने हैं, कोई ईरान से हमारे नए संबंध नहीं है। ये तो हमारे नए नए संबंध अमेरिका से बने हैं और उन्हीं का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि जहां अमेरिका की निंदा भारत को करनी चाहिए थी, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए था, वहां उसका जवाब ईरान दे रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ईरान भारत के बारे में, चाइना के बारे में बता रहा है कि ये किस प्रकार के देश हैं, किस प्रकार के पौराणिक देश हैं, क्या क्या यहाँ से निकला है, क्या क्या यहाँ से होता है, कौन सी संस्कृति यहाँ काम करती है, वो ईरान बता रहा है। और हम खुद नहीं बता पा रहे हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। हम चुप मूक दर्शक बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये क्या जताता है? तो हम किस चीज से दबे हुए हैं? तो विपक्ष को भी इस प्रकार के सवाल कम से कम सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन विपक्ष भी इस मामले पर गोलमोल घूमता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं सियासत अड़ जाती है। हालांकि शाम तक आते आते ट्रंप का बयान आया था, फिर उन्होंने बाद में भारत को महान भी बता दिया था। तो इससे पता चलता है कि जिस प्रकार के वो दुष्ट व्यक्ति हैं, वो कभी कुछ भी बोल सकते हैं, और वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जुमलेबाजी पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, मुझे तो ऐसा लगता है। जी। अच्छा, जुमलेबाजी वो कर रहे होंगे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और भारत के बारे में कुछ कहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसका जवाब दिया जाना चाहिए, एक भारतीय होने के नाते हमें लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जो कंपनियां हैं उनको पेट्रोल पर 20 रुपए और डीजल पर 100 रुपए तक का घाटा हो रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि अभी 29 तारीख तक का इंतजार करना होगा, तो 29 तारीख के बाद जो तबाही आने वाली है, क्या उससे पहले का सन्नाटा है इस वक्त? क्योंकि अगर 100 रुपए डीजल पर नुकसान हो रहा है, तो इसका अगर 20% भी आम आदमी की जेब पर पड़ा तो हंगामा मच जाएगा देश के अंदर। और सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार ने पिछली बार तो 10 रुपए जो है ड्यूटी फ्री कर दिया था, तो चीजें थोड़ी बहुत जो है आम आदमी की जेब पर आने से बच गई थी, लेकिन महंगाई तो वैसे ही चरम पर है। अब और होगा तो फिर कहां जाएंगे? देखिए हिमांशु जी, आपको यह समझना होगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए हैं और उससे कंपनियों को निश्चित तौर पे घाटा हो रहा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब कच्चा तेल सस्ते में मिल रहा था, तब ये कंपनी जो मुनाफा कमा रही थी, तब क्या इन्होंने तेल के दाम कम किए थे? एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कंपनियों को घाटा हो रहा है और ये लगातार चर्चाओं में आ रहा है, तो कंपनियां रेट क्यों नहीं बढ़ा रही? जाहिर सी बात है कि सरकार का कहीं ना कहीं दबाव है, और सरकार का कहना है कि जब तक चुनाव 5 राज्यों के समाप्त नहीं हो जाते, तब तक कोई रेट नहीं बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है कि चुनाव होने के बाद रेट बढ़ेगा? और चुनाव होने के बाद अगर रेट बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का,
तो कितना बढ़ेगा? क्या जनता त्राहिमाम करेगी? महंगाई तो अभी आसमान छू रही है, उसका हश्र आपने नोएडा में देखा। तो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे और जिस तरह की आशंका आप जाहिर कर रहे हैं कि 100 रुपए पर लीटर डीजल का नुकसान हो रहा है, तो अगर वो 20% यानी कि 20 रुपया भी बढ़ाते हैं, आप बहुत कम सोच रहे हैं मेरे ख्याल से। तो 20 रुपया, मेरा अंदाजा तो ये है कम से कम 40 से 50 रुपया डीजल पे बढ़ेगा। और डीजल पे अगर इतनी बड़ी बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर महंगाई पे पड़ेगा, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन, ढुलाई और बाकी चीजें, खेतों में कई जगह इंजन चला के लोग, डीजल फूक के लोग खेती करते हैं, बाकी चीजें में जितना भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो डीजल पे चलता है। तो एकाएक महंगाई बढ़ जाएगी। तो वो जो महंगाई बढ़ेगी आप उस पर कैसे काबू करेंगे? क्या उसके लिए हमारी कोई रणनीति तैयार है? क्या हम उस पर कोई विचार कर रहे हैं? हमें ये सवाल सरकार से पूछना है और इसका भी जवाब चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास फिलहाल कोई जवाब है, क्योंकि सरकार तो आप देख ही रहे हैं, उन्होंने तो डेरा डाला हुआ वेस्ट बंगाल में। तो ये बड़ी स्थिति जो है दयनीय होने वाली है। अब सरकार किस प्रकार से इससे निकलेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन क्या कोई कुछ कर सकता है इसमें सर? क्योंकि सरकार के भी कहीं ना कहीं एक लिमिट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर चीजें खराब हो रही हैं तो हमारे ऊपर असर अगर उसका पड़ेगा तो कब तक सरकार हमें बचा लेगी? क्योंकि देखिए, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना उनकी पूरी कैबिनेट को या फिर जितने भी अमीर लोग हैं उनको फर्क पड़ने वाला है। ये फर्क मिडिल क्लास को पड़ने वाला है, क्योंकि जो निचले तबके के लोग हैं उनको तो मोदी जी वैसे ही जो है 5 किलो राशन और तमाम चीजें मुफ्त की दे ही रहे हैं, रेवड़ी बांट ही रहे हैं। तो उनको तो फर्क, उनको मतलब उनकी लिमिट के हिसाब से नहीं। आम आदमी जो है वो इसमें पिसेगा, और मोदी जी को अब आम आदमी का वोट चाहिए भी नहीं शायद, क्योंकि ईसीआई उनके पास है। नहीं, देखिए हिमांशु, पहली बात यह है कि अगर कोई आपदा आती है, ये तो एक आपदा ही मैं कहूंगा इसको, और आपदा है, तो उसमें सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है वो कुछ कर देगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप तैयारी तो करेंगे ना। अगर आपको ये दिख रहा है कि भाई बहुत बड़ा समुद्री लहर आने वाली है और हम, ये इतनी बड़ी लहर है कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बचाव का रास्ता तो ढूंढेंगे, या हम ऐसा तो रास्ता ढूंढेंगे कि हमारा नुकसान कम से कम हो, हमारी जन हानि, धन हानि कम से कम हो, हम इसका तो एक प्रयास करेंगे। क्या सरकार प्रयास कर रही, वही तो हम जानना चाहते हैं। कि हमें जो दिख रहा है कि एक आपदा हमारे ऊपर आने वाली है, और कई महीनों से दिख रहा है, वो कल सुबह से नहीं दिख रहा, तो उसकी उस तूफान को रोकने के लिए हमारी क्या क्या तैयारियां हैं, क्या हम करेंगे, क्या हम उसका कोई पैमाना बताएंगे? हमने स्पेशल सेशन इसके लिए बुलाया, चुनावी नाटकबाजी करने के लिए, और हमने उसको भ्रमित करने के लिए महिला आरक्षण, फलाना महिला बिल लेके आ रहे हैं, उसको झुठला दिया, परिसमन का कहीं नाम नहीं आया। अगर हम इस तरह की जुमलेबाजी कर सकते हैं तो उसी विशेष सत्र में हम ये भी चर्चा कर सकते थे कि जिस प्रकार से विश्व में ये वैश्विक समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, इससे निपटने के लिए हम पक्ष विपक्ष मिलकर एक चर्चा इस पर करते। उस पर क्यों चर्चा नहीं की हमने? अभी भी क्या आप विपक्ष के साथ बैठ के ऑल पार्टी मीटिंग बुला के क्या डिस्कस करेंगे कि देश के ऊपर ये समस्या जो आ रही है, जो आने वाली है, या जिसकी संभावना है कि ये आएगी, हम इससे कैसे निकलें? इसमें कोई भी पहली बार नहीं हो रहा है इस तरह का। और ऐसा भी नहीं है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो विपक्ष उसमें जो है अगेंस्ट चला जाता है। तमाम इस तरह के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था शायद पिछली बार भी आपके प्रोग्राम पे कि राजीव गांधी, नरसिंह राव की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हमारे राष्ट्र की बात रखने के लिए विदेशों में गए हैं। जब जब इस तरह की बात आती है तो पक्ष विपक्ष समाप्त हो जाता है, वहां राष्ट्र की बात आती है। हम, हमारे अंदर जो है देश में रहते हुए मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, सियासी मुद्दे हो सकते हैं, आपसी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, जब हम भारत से बाहर जाते हैं, तो चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भारत एक है। हम भारत की बात करते हैं। हम यहाँ पे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन विदेश में जाके हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा इंटरनल मामला है। तो हम, हमारा इंटरनल मामला है तो हम भी देश हित में काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, कल फिर किसी दूसरे सियासी दल की सरकार आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के साथ जो है गद्दारी करें या देश के खिलाफ बात करें। आज आप कोई भी विपक्ष की पार्टी को उठा लीजिए, कोई विपक्ष की पार्टी क्यों देश के खिलाफ जाएगी और क्यों ऐसी समस्या में जाएगी? ये समस्या, तेल की समस्या
जो हमारे सामने खड़ी हुई है, या हॉर्मुज और ईरान की जो समस्या खड़ी हुई है, ये कोई मोदी जी की हुई तो नहीं है। तो हम इसमें कैसे सरकार का साथ दे सकते हैं? हमारी सहभागिता तय हो, इस पे हम चर्चा करें। हम ये कहना चाहते हैं, जब आप चर्चा ही नहीं करेंगे, जब आप बताएंगे ही नहीं और खुद ही ढोल पीटते रहेंगे आप चुनावी, तो फिर कैसे होगा? आप महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको एक उदाहरण दिखा है, आपके सामने एक चीज सामने उभर के आई है, नोएडा का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, उस पर आप विश्लेषण करते हुए क्या विपक्ष से बात कर रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं देश में बढ़ रही हैं, हम इसको किस प्रकार से करें? सरकार ने इस पे क्या किया अभी तक? सरकार आगे क्या रोड मैप बना रही है? इस पे कोई खबर आई है क्या अभी? या खाली जो असली वैष्णव है वो बता देते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का हमने भत्ता बढ़ा दिया है और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो गई है। ये बता के आप क्या और उनकी श्रमिकों की और मजदूरों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? तो ये कौन बताएगा? तो हमें ये बताना होगा आप सरकार में रहते हुए कि हम मजदूरों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए, किसान के लिए क्या कर रहे हैं, ये बताना होगा सरकार को। अगर नहीं बताएंगे तो परिस्थितियां विकट होंगी। ऐसे में विपक्ष भी आपके साथ खड़ा है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और जो समस्या हमें सामने दिखाई दे रही है उसका हल करने के लिए प्रयास कीजिए। हमें लगता है इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम नेताओं को आगे आके ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये समस्या छोटी लग सकती है, आगे आके समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है और फिर थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले ही अगर हम उससे निपटते हैं तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा और देशों के लिए भी अच्छा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं अपनी तैयारी भी करके रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।